हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके टिप्स में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं घटना चक्र बीपीएससी के पूर्वावलोकन का पार्ट 3 लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग आज जीव विज्ञान के विभिन्न प्रश्नों को देखेंगे। यदि आप लोगों ने अब तक हमारे चैनल बिहार जीके टिप्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? तो इसका उत्तर है डी, डार्विन। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक डार्विन द्वारा लिखी गई है। चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के जैव विकासविद थे। इनके द्वारा प्रस्तुत विकासवाद को डार्विनवाद या प्राकृतिक वरणवाद कहते हैं। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय अर्थात मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? तो इसका उत्तर है बी अर्थात कार्बोहाइड्रेट। इंसुलिन अग्नाशय से अंतःस्रावी होता है। यह हार्मोन एक प्रोटीन है जो ग्लूकोज समस्थापन के नियमन में मुख्य भूमिका निभाता है। इंसुलिन लक्ष्य कोशिकाओं में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाने की प्रक्रिया को भी प्रेरित करता है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है कौन? तो इसका उत्तर है ई अर्थात इसमें पेनिसिलिन और सल्फाडायाजिन दोनों जो है एंटीबायोटिक है। अब आप इसके विस्तार को देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? तो इसका उत्तर है सी, चावल। उपयुक्त विकल्पों में चावल कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत है। 100 ग्राम पके हुए चावल में लगभग 25.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। वास्तव में चावल में 90% कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से आती है। चावल साधारण खाद्य पदार्थों की तुलना में अधिक विटामिन, खनिज और फाइबर प्रदान करता है। अब अगला प्रश्न है, कीट संवर्धन क्या है? तो इसका उत्तर है ए अर्थात कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। कीट संवर्धन कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है। केचुआ कृषकों का मित्र एवं भूमि की आंत कहा जाता है। केचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट पोषक पदार्थ से भरपूर एक उत्तम जैव उर्वरक है। अब अगला प्रश्न है, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? तो इसका उत्तर है डी अर्थात आनुवांशिकता और विचरण का। जेनेटिक्स जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों में जीनों, आनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन किया जाता है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होता है? तो इसका उत्तर है डी अर्थात शुष्क पुष्पकली। तो आइए इसके विस्तार को पढ़ते हैं। लौंग यूजीनिया कैरियोफाइटलेटा नामक मध्यम कदे वाले सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई पुष्पकलिका है। अब अगला प्रश्न है, पादप कली है क्या? तो इसका उत्तर है ए, एक भ्रूणीय टहनी। वनस्पति विज्ञान में किसी अविकसित प्ररोह को कली या कलिका कहते हैं। यह किसी पत्ती के कक्ष पर या तने के अंतिम छोर पर उत्पन्न होता है। अब अगला प्रश्न है, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है सी, हेलोफाइटा। लवण मृदोद्भिद उन पादपों को कहते हैं जो उच्च लवणता युक्त जल में पैदा होते हैं। अब अगला प्रश्न है, ईईजी निम्नलिखित में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? तो इसका उत्तर है डी, मस्तिष्क। ईईजी मस्तिष्क की विद्युतीय गतिविधि को मापने वाले यंत्र है। अब अगला प्रश्न है, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है क्या? तो इसका उत्तर है सी, उत्परिवर्तन। वैज्ञानिकों का वह समूह जिसने प्रकृतिवाद के सिद्धांत के आधुनिक रूप दिए उसे नव डार्विनवाद कहते हैं। आधुनिक नव डार्विनवादियों के अनुसार जीवों में साधारण परिवर्तन के उपरांत नए जीव बनते हैं जिससे उनमें विभिन्नताएं बढ़ जाती है। इन परिवर्तनों को उत्परिवर्तन कहते हैं। ये परिवर्तन स्पष्टतः वंशागत होते हैं तथा पीढ़ियों में वर्ण द्वारा नई जातियों की उत्पत्ति होती है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो इसका उत्तर है सी अर्थात लैंगिक जनन। मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत लैंगिक जनन पर आधारित है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, डीएनए की खोज किसने की? तो इसका उत्तर है ई अर्थात डीएनए की खोज जेम्स वाटसन और डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक, एमएचएफ विल्किंस तथा
फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिकों ने डीएनए की खोज की थी। वस्तुतः इन वैज्ञानिकों ने एक्सरे विश्लेषण द्वारा वर्ष 1953 में डीएनए का कुंडलीकार विन्यास प्रस्तुत किया था। वास्तव में डीएनए की पहचान सर्वप्रथम वर्ष 1869 में स्विस रसायन शास्त्री फ्रेडरिक मिस्चर ने की। फ्रेडरिक ने इसे न्यूक्लिन कहा था। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों में के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो इसका उत्तर है डी अर्थात डीएनए। जीव कोशिकाओं के आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में डीएनए उत्तरदायी होता है। अब अगला प्रश्न है, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है किस रूप में? तो इसका उत्तर है डी ग्लाइकोजन के रूप में। शरीर की कोशिकाओं को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा शुगर, वसा, प्रोटीन की रासायनिक क्रियाओं से प्राप्त होती है। शुगर शरीर में ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाती है जो एक सरल शर्करा है। यह अवशोषित होकर रक्त से विभिन्न अंगों ऊतकों में पहुंच जाती है। यकृत मांसपेशियों में मुख्यतः ग्लूकोज ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है। अब अगला प्रश्न है, मानव शरीर में होता है? तो इसका उत्तर है ए लगभग 70% पानी। हमारे शरीर का अधिकतर भाग जल से बना होता है। मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग 2/3 अर्थात लगभग 70% तक पाई जाती है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदन विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर है डी अर्थात विटामिन के। प्रतिस्कंदन विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में विटामिन के का प्रयोग किया जाता है। इस विटामिन को रुधिर स्रावरोधी पदार्थ कहते हैं। इसकी कमी वाले व्यक्तियों का ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता क्योंकि अधिक रुधिर बह जाने का डर बना रहता है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को एग्रोकैल्सीफेरॉल कहते हैं? तो इसका उत्तर है ए विटामिन D2। विटामिन D2 को एग्रोकैल्सीफेरॉल कहते हैं जबकि विटामिन D3 को कोलिकैल्सीफेरॉल कहते हैं। विटामिन D2 विटामिन डी का वह प्रकार है जो मुख्यतः भोजन व आहार अनुपूरक के रूप में मनुष्यों को प्राप्त होता है। मुख्य रूप से भोजन में यह मक्खन, मशरूम, दूध, पनीर, मांस, अंडों की जर्दी, मछलियों के तेल आदि में मिलता है। इसकी कमी से बच्चों में सूखा रोग या रिकेट्स हो जाता है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है? तो इसका उत्तर है ए यकृत में। मानव शरीर में यकृत में विटामिन ए की काफ़ी मात्रा संचित रहती है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है जिसकी कमी से शरीर में रतौंधी हो जाती है। इस विटामिन को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं जिसका प्रमुख स्रोत दूध, मक्खन, अंडा, मछली का तेल, गाजर इत्यादि है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर है बी टोकोफेरोल से बेरी होता है। तो ये गलत है, बाकी सभी सही है, तो इसे आप याद रखेंगे। आइए पढ़ते हैं इसके विस्तार को। रेटिनॉल अर्थात विटामिन ए की कमी से जीरोफैथेलीमिया रोग होता है। वहीं साइनोकोबालेमिन विटामिन 12 की कमी से रक्ताल्पता तथा विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। बेरी विटामिन 1 अर्थात थायमिन की कमी से होता है, न कि टोकोफेरोल की कमी से। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेल नहीं है? तो इसका उत्तर है ई। अब आइए इसके विस्तार को पढ़ते हैं। सूर्य का प्रकाश एवं कॉड यकृत तेल विटामिन डी से समृद्ध स्रोत है। गेहूं अंकुर तेल विटामिन ई का प्रमुख स्रोत है जबकि एल्फाल्फा से विटामिन के प्रचुर मात्रा में मिलता है। यद्यपि संतरा विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है तथापि इसमें विटामिन B1 भी बहुत कम मात्रा में प्राप्त होता है, अतः विकल्प ई अभिष्ट उत्तर होगा। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो इसका उत्तर है डी अर्थात विटामिन B12। कोबाल्ट एक खनिज लवण है
जो कि विटामिन B12 का महत्वपूर्ण घटक है। विटामिन B12 वृद्धि के लिए आवश्यक होता है तथा इसकी कमी से तंत्रिका तंत्र की कायिकी भी गड़बड़ हो जाती है। विटामिन B12 के महत्वपूर्ण स्रोत मांस, मछली, यकृत, दूध, पनीर इत्यादि हैं। आंत के जीवाणु भी इसका संश्लेषण करते हैं। अब अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाण होता है, तो इसका उत्तर है ए अर्थात 5 से 6 लीटर। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। यह रक्त वाहिनियों के अंदर विभिन्न अंगों में नियमित रूप से गतिशील रहता है। मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7 से 8% होती है। अतः एक 70 किलोग्राम भार वाले स्वस्थ वयस्क मनुष्य के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर तक रक्त होता है, जो उसके संपूर्ण शरीर के भार का लगभग 1/13 भाग होता है। अब अगला प्रश्न है, इसमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है, तो इसका उत्तर है सी स्फिग्मैनोमीटर। मनुष्य का औसतन रक्तचाप 120/80 होता है। धमनियों में रक्त दाब की 2 अवस्थाएं होती है। पहले को प्रकुंचन दाब तथा दूसरे को प्रासरण दाब कहते हैं। सामान्य तौर पर प्रकुंचन दाब 120 मिलीमीटर Hg तथा प्रसारण दाब 80 मिलीमीटर Hg होता है। रक्तचाप को डॉक्टर स्फिग्मोमैनोमीटर द्वारा मापते हैं। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होती है, तो इसका उत्तर है बी 1200 सीसी। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को देखते हैं। वृक्क मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसका मुख्य कार्य रक्त की शुद्धि के साथ शरीर में विषाक्त पदार्थों को मूत्र के माध्यम से बाहर निकालना होता है। मानव वृक्क प्रतिदिन लगभग 1500 लीटर रक्त की शुद्धि करता है तथा लगभग 1.5 लीटर मूत्र में तब्दील करता है। वृक्क से प्रति मिनट 1200 सीसी रक्त प्रवाहित होती है। अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, इंसुलिन है क्या, तो इसका उत्तर है डी प्रोटीन। इंसुलिन पैनक्रियाज अर्थात अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होने वाला एक जंतु हार्मोन है। रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह एक सूक्ष्म पेप्टाइड अर्थात प्रोटीन है, जिसकी रचना 51 अमीनो अम्ल से होती है। यह शरीर में ग्लूकोज के उपापचय को नियंत्रित करता है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है, तो इसका उत्तर है डी इंसुलिन। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है, तो इसका उत्तर है डी ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन के 2 लक्षण उत्तक होते हैं, अस्थियों के गर्भाशय तथा उसके स्तन। शिशु जन्म के बाद यह हार्मोन गर्भाशय को सामान्य अवस्था में लाने और शिशु द्वारा दुग्ध पान के समय स्तनों की पेशियों को सिकोड़कर दुग्ध उत्क्षेपण को बढ़ावा देने का काम करता है। दुग्ध पालक अपनी गाय भैंसों से अधिक दुग्ध पालन प्राप्त करने के लिए कृत्रिम ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन भी लगाते हैं, जिसे पीटोसिन कहते हैं। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है, तो इसका उत्तर है सी अर्थात थायोक्सिन। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण होता है, तो इसका उत्तर है सी क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिकांग में जैव रासायनिक क्रिया प्रकाश संश्लेषण संपन्न होता है। क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक क्लोरोफिल पाया जाता है। अब अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद है क्या, तो इसका उत्तर है बी O2। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे के हरे भाग सूर्य से प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण कर वायु से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड तथा मृदा से शोषित जल द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं एवं ऑक्सीजन को अप्रधान रचना या अपोत्पाद के रूप में बाहर निकालते हैं। प्रकाश संश्लेषण की संपूर्ण क्रिया को निम्नलिखित अभिक्रिया द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा ATP में बदलती है, तो इसका उत्तर है बी क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में सौर ऊर्जा ATP में बदलती है। क्लोरोप्लास्ट एक पादप कोशिकांग है जिसमें पर्णहरित या क्लोरोफिल नामक एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक पाया जाता है। यह वर्णक पत्तों के हरे रंग का कारक है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, कोशिका का शक्ति स्रोत होता है कौन, तो इसका उत्तर है बी
माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है, भ्रूण किसमें मिलता है? तो इसका उत्तर है सी अर्थात बीज में। पौधे में भ्रूण बीज में मिलता है। अंकुरण प्रक्रिया के फलस्वरूप भ्रूण बीज से बाहर आता है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? तो इसका उत्तर है ई। क्लोरोरेम्फेनिकोल एक प्रतिजैविक औषधि है जिसका उपयोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन के उपचार में किया जाता है। सल्फागुआनिडीन एक प्रकार का सल्फोनामाइड प्रतिजैविक है जो जीवाणुरोधी एजेंट के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार इस प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प सही हैं। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है किसका? तो इसका उत्तर है सी अर्थात जलजन्य रोगों के। टाइफाइड तथा कॉलरा जलजन्य रोगों के उदाहरण है। टाइफाइड रोग का कारण सल्मोनेला टाइफी तथा कॉलरा का कारण विब्रियो कॉलेरी नामक जंतु होता है। पीने के जल के उचित उपचार द्वारा इन्हें फैलने से रोका जा सकता है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्त द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका सही उत्तर है डी अर्थात यकृत। यकृत एक मुख्य पाचक ग्रंथि है जो कि खाद्य विषाक्तन द्वारा प्रभावित हो जाती है। एफ्लाटॉक्सिन नामक जहरीला पदार्थ कुछ कवक जैसे एस्परजिलियस तथा पेनिसिलियम की कुछ प्रजातियों उत्पन्न कर भोजन को विषाक्त कर देता है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? तो इसका उत्तर है ई। मनुष्य के शरीर में तिल्ली या पीलिया थाइमस ग्रंथि अस्थि मज्जा आदि में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। लिम्फोसाइट एक प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाएं होती है जो गश्ती सेना की भांति समस्त शरीर में घूमती रहती है तथा सुरक्षा तंत्र के सारे भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करती है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, ऑन्कोजीन संबंधित है किससे? तो इसका उत्तर है सी कर्क रोगों से। ऑन्कोजीन एक असामान्य जीन है जो कि कैंसर के लिए उत्तरदायी होता है। सर्वप्रथम इसकी पहचान SRC के रूप में की गई थी। वर्ष 1970 में खोजा गया यह घटक मुर्गियों में कैंसर वायरस का घटक था जिसे रॉस सक्रोमा वायरस का नाम दिया गया था। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, रक्त कैंसर ल्यूकेमिया की रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाले रेडियो समस्थानिक है कौन? तो इसका उत्तर है ई। तो आइए इसके विस्तार को पढ़ते हैं। रेडियो फॉस्फेरस अर्थात P32 तथा कोबाल्ट 60 का उपयोग ल्यूकीमिया एक प्रकार का रक्त कैंसर के इलाज में किया जाता है। अब अगला प्रश्न है, तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है? तो इसका उत्तर है सी अर्थात आयनीय विकिरण। आयनीय विकिरण ही वह कारक है जो कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है और उपचार भी प्रयुक्त होता है। विकिरण चिकित्सा में कैंसर की कोशिकाओं और संकुचित गांठ को नष्ट करने के लिए आयनीकरण विकिरण का उपयोग किया जाता है। अनुसंधानों से स्पष्ट हो गया है कि निम्न एवं मध्यम विकिरण एक्सपोजर से कैंसर नहीं होता लेकिन लंबे समय तक विकिरण के प्रयोग से कैंसर हो सकता है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में कौन सा है? तो इसका उत्तर है सी प्रणाली की स्वपोषी क्रिया। सहज प्रणाली मुख्य तंत्रिका प्रणाली का एक भाग है। यह सहज प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। अतः सहज प्रणाली के विकास को प्रणाली की स्वपोषी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है कौन? तो इसका उत्तर है बी हाइपोथैलेमस। मानव शरीर का तापक्रम साधारणतया 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। मानव शरीर के तापक्रम के स्थिर बने रहने का कारण शरीर में तापक्रम नियंत्रण की एक यांत्रिक जैविक प्रणाली का कार्य करना है। मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस भाग इस प्रक्रिया का नियंता होता है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। शरीर का
तापमान नियंत्रित करता है कौन? तो इसका उत्तर है सी अर्थात हाइपोथैलेमस। अगला प्रश्न है लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है? तो इसका उत्तर है डी अर्थात जीनों के मिश्रण से। जीनों के सम्मिश्रण, क्रोमोसोम में बदलाव एवं जीन के मिश्रण उपयुक्त तीनों से ही लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण होता है, अर्थात इसका आंसर डी होगा। अर्थात जीनों के सम्मिश्रण से, क्रोमोसोम में बदलाव से और जीन के मिश्रण से। अगला प्रश्न है डीएनए को किसने अंतःपात्र में बनाया? तो इसका उत्तर है ए अर्थात ऑर्थर कॉर्नबर्ग ने। ऑर्थर कॉर्नबर्ग ने सर्वप्रथम डीएनए को अंतःपात्र में बनाया। अब अगला प्रश्न है कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है डी अर्थात 14 नवंबर। विश्व मधुमेह दिवस प्रतिवर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है सबसे छोटी जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ होता है? तो इसका उत्तर है सी माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ होता है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? तो इसका उत्तर है बी विषाणु अर्थात वायरस। विषाणु शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द वायरस से हुई है जिसका शाब्दिक अर्थ विष अणु है। ये कोशिकीय अति सूक्ष्म जीव है जो केवल जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि कर सकते हैं। रासायनिक दृष्टि से यह प्रोटीन आवरण से घिरे न्यूक्लिक अम्ल के खंड है। विषाणु पोषक कोशिकाओं के बाहर न तो कोई जैव क्रिया कर सकते हैं और न ही इनका द्विगुणन हो सकता है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है बिल तथा मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए कार्यक्रम अभियान किसके प्रतिरोध के लिए कार्यरत है? तो इसका उत्तर है सी HIV या एड्स। भारत में HIV या एड्स की रोकथाम हेतु बिल एवं मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित पहल अभियान की शुरुआत वर्ष 2003 में हुई थी। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था कहाँ? तो इसका उत्तर है सी दक्षिण अफ्रीका में। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड दक्षिण अफ्रीका के एक प्रसिद्ध सर्जन थे जिन्होंने सर्वप्रथम मानव हृदय का पहला सफलतापूर्वक प्रतिस्थापन किया था। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है जीवाणु की खोज किसने की? तो इसका उत्तर है डी अर्थात ल्यूएन हुक। एंटोनी वैन ल्यूएन हुक को सूक्ष्मजीव विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने 1676 ईस्वी में अपने ही बनाए एकल लेंस सूक्ष्मदर्शी यंत्र से जीवाणुओं की पहचान की। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कणीय तत्व क्या है? तो इसका उत्तर है बी वायु प्रदूषक। कणीय तत्व को कणीय प्रदूषक भी कहा जाता है जो कि वायु में उपस्थित अत्यंत सूक्ष्म कणों व तरल के सूक्ष्म बूंदों का एक जटिल मिश्रण होता है। यह वायु की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक प्रमुख कारक है। अब अगला प्रश्न है संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? तो इसका उत्तर है डी जाइलम टिश्यू से। जड़ों द्वारा अवशोषित किए गया जल और खनिज पोषक तत्व पूरे पौधे में जाइलम नामक संवहन तत्व उत्तक द्वारा ले जाया जाता है। अब अगला प्रश्न है सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होगा? तो इसका उत्तर है सी अर्थात 36.9 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट में उसका मान 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है? तो इसका उत्तर है सी अर्थात ओ। ओ वर्ग धारी व्यक्ति सभी वर्गों को रक्तदान कर सकता है इसलिए इसे सर्वदाता कहते हैं। यह ध्यान देने योग्य बात है कि AB वर्ग वाले व्यक्ति को किसी भी वर्ग का रुधिर दिया जा सकता है परंतु इसका रुधिर किसी दूसरे रुधिर वर्ग के व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता। अतः AB वर्ग वाले व्यक्ति को सर्वात्रिक ग्राही कहते हैं। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है? तो इसका सही उत्तर है डी ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत पर्वतों का अध्ययन तथा ओरोलॉजी के अंतर्गत पर्वतों का अध्ययन तथा सेरोलॉजी के अंतर्गत
रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है? जियोलॉजी के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचना तथा उसमें पाए जाने वाले पदार्थ का अध्ययन किया जाता है। अब अगला प्रश्न है, कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? तो इसका उत्तर है बी 31 जोड़ी। कशेरुक रज्जु में 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांतें 2 बार विकसित होते हैं? तो इसका उत्तर है सी अर्थात 20। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं और 12 दांत केवल एक बार पैदा होते हैं। अब अगला प्रश्न है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? तो इसका उत्तर है ए अर्थात 28। अब आइए, कपाल में कितनी खोपड़ियाँ अस्थि? तो 8, मुख में 14, कंठिका में 1 और कान में 6 हड्डियाँ अर्थात अस्थियाँ होती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी है? तो इसका उत्तर है ए अर्थात खोखली होती है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है लगभग कितनी? तो इसका उत्तर है डी उपयुक्त में से कोई नहीं। कितनी होती है? तो 206। 20 वर्ष के मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है, जो मुख्यतः 2 भागों में बटी होती है। पहला अक्षीय कंकाल और दूसरा उपांगीय कंकाल। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? तो इसका उत्तर है सी अर्थात सामने वाले चपटे दांत अर्थात कृदंत। जीवधारियों में आकारिकीय एवं शारीरिक अध्ययनों से हमें अवशेषी अंगों के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। यह एक ऐसा अंग है जो क्रियाहीन प्रतीत होता है, पर इसे पूर्वज के क्रियाशील अंग के समजात दर्शाया जा सकता है। उदाहरण, मनुष्य के बृहद आंत में उपस्थित कृमिरूप पटिशेषिका एवं आँख की निमेषक झिल्ली परिशेषिका शाकाहारी रूमिनेट स्तनपायी प्राणियों में क्रियाशील होती है। अब अगला प्रश्न है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है कौन? तो इसका उत्तर है सी एंजाइम। एंजाइम एक जैविक उत्प्रेरक है जो एक प्रोटीन है और अन्य उत्प्रेरक की तरह अभिक्रिया की गति को तेज करता है। जीवों में ज़्यादातर अभिक्रियाएं एंजाइम की उपस्थिति में होती है। उत्प्रेरक के रूप में यह अग्र और उत्क्रम दोनों प्रकार का कार्य करता है, इसलिए यह पदार्थ के निर्माण और संश्लेषण दोनों को उत्प्रेरित करता है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म के स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, तो इसका उत्तर है सी विटामिन सी। विटामिन सी रसदार फल विशेषकर आंवला, नींबू, संतरा, नारंगी, अमरूद में पाया जाता है तथा यह चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है क्या? तो इसका उत्तर है ए अर्थात एस्कॉर्बिक अम्ल। अगला प्रश्न है, इंसुलिन प्राप्त होता है, तो इसका उत्तर है कहाँ से? तो इसका उत्तर है बी डहलियों की जड़ों से। इंसुलिन एक पॉलीसेकेराइड है जो डहलिया की जड़ से पाया जाता है। अगला प्रश्न है, 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ है कौन सा? तो इसका उत्तर है डी जल। जल की मात्रा कोशिका में सर्वाधिक होती है, इसकी मात्रा लगभग 80% तक होती है। अब अगला प्रश्न है, वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ। इस युग में प्रोटोजुआ, शैवाल एवं जीवाणु थे। तो ये स्टार मार्क है। तो आइए इसके उत्तर को जानते हैं। आधुनिक खोजों से स्पष्ट हो चुका है कि प्रोटोजुआ के उद्भव का प्रारंभ 3.5 अर्थात 3.5 अरब वर्ष पूर्व हो चुका था। साइनोबैक्टीरिया या नील हरित शैवाल का उद्भव 2.3 अरब वर्ष पूर्व माना जाता है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो इसका उत्तर है बी अंडवाहिनियों में। मानव में आंतरिक निषेचन होता है। मैथुन क्रिया द्वारा नर युग्मक स्त्री जननांग में प्रवेश करते हैं। शुक्राणु अत्यधिक सक्रिय तथा चयामान होते हैं। क्रोरो शुक्राणु योनि में प्रविष्ट होकर गर्भाशय ग्रीवा से गर्भाशय की ओर बढ़ते हैं, अतः सिर्फ एक शुक्राणु डिंबाविनी नली में अंडाणु के निषेचन को करता है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, आधुनिक मनुष्य का पूर्वज है कौन? तो इसका उत्तर है बी अर्थात क्रो मैग्नोन मनुष्य। क्रो मैग्नोन
आधुनिक मानव से मिलता जुलता है। यह आज के मानव के एकदम समान 6 फुट लंबा और पूरी तरह सीधा था। वह पाषाण युग में रहता था और अस्थि औजारों का प्रयोग करता था। वह पशुओं की खाल को सिलकर पहनने की योग्यता रखता था। वह मानव गुफा में रहता था और गुफा की दीवार पर उसके द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र प्राप्त होते हैं। वह सबसे नया प्रागैतिहासिक मानव है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, विकास का मुख्य कारक है। तो इसका उत्तर है डी, प्राकृतिक वरण। आज विकास के सर्वाधिक मान्य सिद्धांत को विकास का संश्लेषणात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसमें जाति के अभ्युदय को आनुवांशिक विविधताओं की अन्योन्य क्रियाओं एवं प्राकृतिक चयन के आधार पर स्पष्ट किया गया है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है बी, म्यूटियोलिज्म। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे म्यूटियोलिज्म कहते हैं। इसमें शैवाल तथा कवक दोनों ही समान रूप से लाभान्वित होते हैं। शैवाल कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करता है, जो स्वयं तथा कवक घटक के लिए पर्याप्त होता है। कार्बनिक भोजन के बदले में कवक घटक शैवाल को जल व खनिज उपलब्ध कराते हैं। अब अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है। तो इसका उत्तर है सी, कैसेरुक रज्जु में। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कैसेरुक रज्जु में होता है। मेरु रज्जु एक बेलनाकार संरचना है। यह मेडुला ऑब्लिगेटा से आरंभ होकर कैसेरुकडन में घिरा हुआ नीचे की ओर विस्तारित होता है। यह भी मस्तिष्क कावरण द्वारा ढका रहता है। कुल मिलाकर 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं मेरु रज्जु से निकलती हैं। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, विकास का कारण है। तो इसका उत्तर है सी, अर्थात पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन। विकास के सर्वाधिक मान्य सिद्धांत को विकास का संश्लेषणात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसमें जाति के अभ्युदय को आनुवांशिक विविधताओं की अन्योन्य क्रियाओं और प्राकृतिक चयन के आधार पर समझा जा सकता है, अर्थात पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूल ही विकास का कारण है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम है। तो इसका उत्तर है बी और डी, अर्थात एसिटिलीन और एथिलीन। फलों को पकाने में एसिटिलीन और एथिलीन दोनों गैसों का प्रयोग किया जाता है। यद्यपि वर्तमान में एसिटिलीन के द्वारा फल पकाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्राकृतिक रूप से फल एथिलीन हार्मोन द्वारा पकता है। कृत्रिम रूप से फल पकाने के लिए भी एथिलीन गैस का प्रयोग किया जा सकता है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है। तो इसका उत्तर है सी, इन दोनों से, अर्थात बीजों से भी और तना काट से भी। माँ पौधे की भांति पौधा बीज और तना दोनों से मिलता है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती हैं, क्योंकि। तो इसका उत्तर है सी, वे श्वसन नहीं कर ले पाती है। हवा में लगभग 21% ऑक्सीजन है तथा पानी में भार की तुलना में लगभग 0.5 से 0.9% ऑक्सीजन है। किंतु अधिकतर मछलियां यदि पानी से बाहर निकाल दी जाए तो O2 की कमी, अर्थात ऑक्सीजन की कमी से होने वाले घुटन के कारण मर जाती है। इसका कारण यह है कि जहां पानी में बहाव के साथ साथ गैसों का आदान प्रदान भी हो जाता है। पतले चपटे गलफड़े एक गीले कागज की भांति कार्य करते हैं। पानी से बाहर निकलने पर ये सब गलफड़े आपस में जुड़ जाते हैं, जिसके कारण सतही क्षेत्र कम हो जाता है। घटे हुए सतही क्षेत्र के कारण गैसों का आदान प्रदान कम हो जाता है और मछली की मृत्यु हो जाती है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, जहां जीव रहता है उस सटीक जगह को कहते हैं। तो इसका उत्तर है ए, आवास। किसी प्रजाति विशेष के पौधे या जीवों या अन्य जीवधारियों के रहने की सटीक जगह आवास कहलाता है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं। तो इसका उत्तर है ए, गंध से। लगभग सभी पक्षियों में सूचनाओं के आदान प्रदान करने की विधियां होती है। ये दृष्टि, आवाज़,
स्पर्श अपने गंध द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। मधुमक्खियां भोजन की दिशा तथा उसके स्रोत को बताने के लिए विभिन्न नृत्य मुद्राएं करती हैं, जबकि एक दूसरे को गंध से पहचानती है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो इसका सही उत्तर है डी अर्थात लोहा। मायोग्लोबिन लोहा और ऑक्सीजन युक्त प्रोटीन है जो सभी स्तनधारियों की मांसपेशियों में पाया जाता है, जबकि हीमोग्लोबिन रक्त में पाया जाता है। अब अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं? तो इसका उत्तर है ए डायलिसिस। मनुष्य के शरीर में रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से मधुमेह होता है? तो इसका उत्तर है डी इंसुलिन। इंसुलिन की कमी से मनुष्य को मधुमेह होता है। इंसुलिन का मुख्य कार्य रुधिर में ग्लूकोज का नियंत्रण करना होता है। इसकी कमी से रक्त में ग्लूकोज का नियंत्रण नहीं हो पाता। अब अगला प्रश्न है, एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? तो इसका उत्तर है सी विषाणु। एड्स एक विषाणुजन्य रोग है। एड्स रोग का कारण विषाणु है। अब अगला प्रश्न है, एड्स किसके कारण होता है? तो इसका उत्तर है डी विषाणु। अब अगला प्रश्न है, HIV द्वारा होने वाला रोग है कौन सा? तो इसका उत्तर है डी एड्स। HIV द्वारा होने वाले रोग एड्स हैं। अब अगला प्रश्न है, स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णांता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि? तो इसका उत्तर है सी अर्थात उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्णांता से पीड़ित हो जाते हैं क्योंकि स्त्रियों में 2 क्रोमोसोम होते हैं, जिससे एक एक्स जो वर्णांता के जीन को यदि वहन करता है तो दूसरा एक्स क्रोमोसोम उसे संतुलित कर देता है। इस तरह महिलाएं केवल वाहक का कार्य करती है, पीड़ित नहीं होती, जबकि पुरुष रोगग्रस्त हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? तो इसका उत्तर है सी एक पेड़ से। एस्पिरिन और एंटीपायरेटिक्स अर्थात ज्वरहर दवाएं वेदना निवारक का काम करती है। इन दवाएं को विली वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग करेंगे? तो इसका उत्तर है ए नाइट्रोजन। गेहूं की खेती के लिए नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का उपयोग किया जाता है जो यूरिया में मिलता है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? तो इसका उत्तर है बी मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम आयन पाया जाता है। क्लोरोफिल पौधे में उपस्थित हरे प्रकाश संश्लेषण वर्णक है। यह प्रकाश ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से रासायनिक ऊर्जा में बदलने की क्रिया की शुरुआत करता है। अब अगला प्रश्न है, पौधे एवं पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है क्या? तो इसका उत्तर है डी फोटोसिंथेसिस। हरे पादप स्वपोषी होते हैं एवं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा खाद्य संश्लेषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण से अभिप्राय है प्रकाश की सहायता से खाद्य का संश्लेषण। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पादप सूर्य के प्रकाश वर्णहरित CO2 एवं जल स्तर H2O का उपयोग खाद्य संश्लेषण के लिए कर सकते हैं। तो ये आपकी अभिक्रिया है, इसे आप देख सकते हैं। अब अगला प्रश्न है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है कौन? तो इसका उत्तर है ए पुष्प। जीवन चक्र की दृष्टि से पुष्प पौधे का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है। पुष्प में ही परागन द्वारा भ्रूण का विकास होता है जिससे बीज बनता है। बीज के अंकुरण से पुनः पौधे बनता है। अब अगला प्रश्न है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष है कौन? तो इसका उत्तर है बी सिकोया। सबसे बड़ा वृक्ष रेडवुड या सिकोया है जिसकी लंबाई लगभग 115 मीटर से अधिक होती है। सबसे छोटा एंजियोस्पर्म वुल्फिया का है। अब आइए चलते अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, एस्पिरिन है क्या? तो इसका उत्तर है बी एंटीपायरेटिक। एस्पिरिन एंटीपायरेटिक होता है। अगला प्रश्न है, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो इसका उत्तर है सी अर्थात सोयाबीन। वनस्पति खाद्य में सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। इसमें प्रोटीन की मात्रा लगभग 38 से 42% है जो अन्य फलियों से ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न है, तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर है बी गन्ना। गन्ना का कायिक प्रवर्धन डाली कलम या पेरी द्वारा होता है, लेकिन हर मुधी फसल के साथ उपज हर बार घटती जाती है और इसलिए हर 3-4 वर्ष बाद ताज़ी डाली
कलियों का पुनर्रोपण करना पड़ता है। अब अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प है कौन? तो इसका उत्तर है बी रैफलेशिया। संसार का सबसे बड़ा फूल रैफलेशिया है। यह इंडोनेशिया वर्षा वन में डॉक्टर जोसेफ अर्नाल्ड द्वारा 1828 ईस्वी में पहली बार खोजा गया। इस फूल का व्यास 100 सेंटीमीटर तक तथा वजन 10 किलोग्राम तक होता है। अब अगला प्रश्न है, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? तो इसका उत्तर है बी अर्थात जीन के संश्लेषण के लिए। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाले हास्य गैस है कौन? तो इसका उत्तर है सी नाइट्रस ऑक्साइड। आर्कियोप्टेरिक्स है क्या? तो इसका उत्तर है ए अर्थात जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी। अगला प्रश्न है, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं तो इसका उत्तर है डी स्तनी में। डॉल्फिन स्तनपायी जलीय जंतु है। डॉल्फिन की अनेक उपजातियां पाई जाती है जिसमें से गंगा डॉल्फिन भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान करें। तो इसका उत्तर है डी अर्थात क्षय रोग। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। शर्कराओं में सबसे मीठा है कौन? तो इसका उत्तर है ए फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज मोनोसेकेराइड है जो सर्वाधिक मीठा होता है। अगला प्रश्न है, मटर पौधा है तो इसका उत्तर है ए साग। मटर साग कुल का द्विबीजपत्री पौधा है। यह रबी की फसल स्वर्णरेखा, अपर्णा, पारस, अंबिका आदि इसकी प्रमुख प्रजातियां हैं। अब अगला प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो इसका उत्तर है ए TSH। थायराइड गले के पास पाई जाने वाली एक छोटी तितली की आकार की ग्रंथि होती है। इससे स्रावित होने वाला हार्मोन शरीर की ऊर्जा का विनियमन करता है। यह हार्मोन TSH होता है। इसका निर्माण पीयूष ग्रंथि में होता है। अब अगला प्रश्न है, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम? तो इसका उत्तर है बी द्वितीय उपभोक्ता है। मानव एवं अन्य जीव जो है सर्वाहारी है, वही मांसाहारी द्वितीयक या गौण उपभोक्ता होते हैं। शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। और प्राथमिक उत्पादक कौन है? तो पौधे। तो ये आज के लिए ये जीव विज्ञान का आखिरी प्रश्न था। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।